तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले भाग 1 में देखेंगे निदानात्मक शिक्षण, उसके बाद भाग 2 में देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण और भाग 3 में देखेंगे संयुक्त प्रश्न, जिसमें रहेगा निदान और उपचार का। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाग 1। भाग 1 में हम क्या देखने वाले हैं? निदानात्मक शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निदान शब्द का सही अर्थ क्या है? क्या पूछा है? निदान शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है समस्या का समाधान, समस्या के मूल कारण को जानना, दोबारा पढ़ाना, उपचार करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या के मूल कारण को जानना। निदान शब्द का सही अर्थ क्या है? समस्या के मूल कारण को जानना। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। निदान शब्द चिकित्सा विज्ञान से लिया गया है। निदान शब्द कहाँ से लिया गया है? चिकित्सा विज्ञान से लिया गया है। जहाँ किसी रोग का इलाज करने से पहले यह पता लगाया जाता है कि रोग क्यों हुआ है। जहाँ पर किसी रोग का इलाज करने से पहले यह पता लगाया जाता है कि रोग क्यों हुआ है। उसी प्रकार शिक्षा में भी जब कोई बच्चा पढ़ने, लिखने या समझने में असफल हो जाता है, क्या बताया है कि शिक्षा में भी जब कोई बच्चा पढ़ने, लिखने या समझने में असफल हो जाता है, तो उसे सीधा दोबारा पढ़ाना समाधान नहीं होता। शिक्षा में भी जब कोई बच्चा पढ़ने, लिखने या समझने में असफल होता है, तो सीधे उसे दोबारा पढ़ाना समाधान नहीं होता। उसके लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि समस्या कहाँ है, समस्या क्यों है, समस्या किस कारण से है ना? तब जा कर के उसका हम क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो निदानात्मक शिक्षण का क्या मतलब होता है? निदानात्मक शिक्षण का मतलब होता है कारण की खोज, कारण को जानना कि बच्चा को कहाँ समस्या है, क्यों समस्या है, किस कारण समस्या है ना? उसके बाद जो है इनका समाधान करना इसके अंतर्गत आता है, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। समाधान करना उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है। अगला प्रश्न, निदानात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बच्चों को दंड देना, बच्चों की परीक्षा लेना, सीखने की कठिनाइयों के कारण का पता लगाना, पाठ्यक्रम पूरा करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। निदानात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सीखने की कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। इसका व्याख्या, निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य यह नहीं है, निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चा फेल क्यों हुआ है ना? बल्कि हमें यह जानना है कि क्या अवधारणा स्पष्ट नहीं है, क्या भाषा की समस्या है, क्या अभ्यास की कमी है, क्या मानसिक या शारीरिक कारण है ना? इस प्रकार निदानात्मक शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। जो निदानात्मक जो शिक्षण होता है, वह समस्या केंद्रित होता है। इसमें बच्चा का जो है समस्या को पता लगाया जाता है ना? कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों सीख नहीं पा रहा है। उसका पता किसके अंतर्गत लगाया जाता है? निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत, ना कि अंक केंद्रित, है ना? निदानात्मक शिक्षण समस्या केंद्रित होता है, ना कि अंक केंद्रित। अगला प्रश्न, निदानात्मक शिक्षण किस पर अधिक केंद्रित होता है? ऑप्शन है पूरे वर्ग पर, पाठ्यक्रम पर, व्यक्तिगत बालक पर, समय सारणी पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत बालक पर। आत्मक शिक्षण जो है व्यक्तिगत बालक पर अधिक केंद्रित होता है। इसका व्याख्या, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। सही बात है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी को पढ़ने में समस्या होता है, तो किसी को लिखने में, किसी को गणितीय गणना में, है ना भाई? सही बात है कि नहीं है? कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी को पढ़ने में समस्या होता है, किसी को लिखने में, किसी को गणितीय गणना में। निदानात्मक शिक्षण व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखता है। निदानात्मक जो शिक्षण है, व्यक्तिगत अंतर को ध्यान रखा जाता है ना? इसलिए यह बाल केंद्रित शिक्षण है। इसीलिए निदानात्मक शिक्षण को बाल केंद्रित शिक्षण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निदानात्मक शिक्षण का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, इकाई परीक्षा, निदानात्मक परीक्षण, बोर्ड परीक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक शिक्षण का प्रमुख साधन क्या है? निदानात्मक परीक्षण। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण विशेष रूप से इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, गलती किस प्रकार की है, अवधारणात्मक त्रुटि या अभ्यास की कमी है। सामान्य परीक्षाएं केवल अंक बताती हैं, जबकि निदानात्मक परीक्षण कारण बताता है। निदानात्मक परीक्षण विशेष रूप से इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, गलती किस प्रकार की है, अवधारणात्मक त्रुटि तो नहीं है, अभ्यास की कमी तो नहीं हो रही है ना? सामान्य परीक्षाएँ केवल अंक बताती है। सामान्य जो परीक्षाएँ हैं, केवल अंक बताती है,
जबकि निदानात्मक परीक्षण जो है कारण बताता है और वही कारण जानना ज़रूरी है ताकि हम उसका उपचारात्मक शिक्षण दे सकें। और जब तक हमको कारण पता नहीं रहेगा, तब तक कि हम उपचारात्मक शिक्षण नहीं दे सकते। अगला प्रश्न, निदानात्मक शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है दंड देने वाला, केवल परीक्षक, विश्लेषक एवं मार्गदर्शक, अनुशासन नियंत्रक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषक एवं मार्गदर्शक। निदानात्मक शिक्षण में शिक्षक की विश्लेषक एवं मार्गदर्शक की भूमिका होती है। इसका व्याख्या, निदानात्मक शिक्षण में शिक्षक, है ना? निदानात्मक शिक्षण में शिक्षक क्या-क्या काम करता है? बच्चे की गलतियों को ध्यान से देखता है, उसका विश्लेषण करता है, कारणों की पहचान करता है। तो निदानात्मक शिक्षण में शिक्षक जो है बच्चे की गलतियों को ध्यान से देखता है, उसका विश्लेषण करता है, कारणों की पहचान भी करता है। यह भूमिका डॉक्टर की तरह होती है। शिक्षक की भूमिका जो है डॉक्टर की तरह होती है, जो इलाज से पहले रोग पहचानता है। सही बात है कि नहीं दोस्तों? सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या करता है पहले रोग का पहचान करता है, उसके बाद उनका इलाज करता है। उसी प्रकार से निदानात्मक शिक्षण में शिक्षक जो है सबसे पहले बच्चे की कमी को पहचानता है, उसके बाद, है ना? उसके बाद ही उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनकी जो कमी है, उसको दूर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता कब होती है? क्या पूछा है प्रश्न? निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता कब होती है? ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों के लिए, केवल मेधावी छात्रों के लिए, जब सीखने में कठिनाई दिखाई दे, परीक्षा के समय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब सीखने में कठिनाई दिखाई दे, है ना? निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता कब होती है? जब सीखने में कठिनाई दिखाई दे, तब इनकी आवश्यकता होती है। इसका व्याख्या, जब बच्चा बार-बार गलती करे, समझने में असमर्थ हो, अपेक्षित स्तर पर प्रदर्शन न करे, तब निदानात्मक शिक्षण आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न, निदानात्मक शिक्षण का परिणाम क्या होता है? क्या पूछा है प्रश्न? निदानात्मक शिक्षण का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन है समस्या का समाधान, कारण की स्पष्ट जानकारी, अंक सुधार, पाठ्यक्रम पूर्णता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारण की स्पष्ट जानकारी। निदानात्मक शिक्षण का परिणाम जो है, कारण की स्पष्ट जानकारी होता है। चलिए इसका व्याख्या, निदानात्मक शिक्षण का अंतिम परिणाम है, समस्या क्यों हो रही है, इसका स्पष्ट ज्ञान। निदानात्मक शिक्षण का अंतिम परिणाम क्या होता है? समस्या क्यों हो रही है, इसका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है इसमें, है ना? समस्या का पता चल जाता है। यही आगे उपचारात्मक शिक्षण का आधार बनता है ना? कारण का स्पष्ट होना, यही आगे उपचारात्मक शिक्षण का आधार बनता है। इसका मतलब ये है कि निदानात्मक शिक्षण से सबसे पहले बच्चों का समस्या पता लगाया जाता है और जब समस्या पता चल जाता है, तो आगे उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनकी उस समस्या को दूर किया जाता है। चलिए, अब हम देखेंगे भाग 2, उपचारात्मक शिक्षण। इससे पहले हम जो प्रश्न देख रहे थे वो निदानात्मक शिक्षण का था। अब हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए, अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा है प्रश्न? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है समस्या पहचानना, समस्या का समाधान करना, परीक्षा लेना, दंड देना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या का समाधान करना। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्या का समाधान करना। इसका व्याख्या, जब निदानात्मक शिक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या क्या है, तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है? गलत अवधारणाएं दूर की जाती हैं, सही विधि से पुनः शिक्षण कराया जाता है। क्या कराया जाता है इसमें उपचारात्मक शिक्षण में? गलत अवधारणाएं दूर की जाती हैं और सही विधि से पुनः शिक्षण कराया जाता है। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण समाधान की प्रक्रिया है। उपचारात्मक शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? समाधान की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? क्या पूछा है प्रश्न? उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? ऑप्शन है निदान से पहले, निदान के साथ, निदान के बाद, परीक्षा के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निदान के बाद। उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? निदान के बाद। कहने का मतलब है निदानात्मक शिक्षण के बाद ही उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। इसका व्याख्या, जब तक कारण स्पष्ट ना हो, तब तक उपचार संभव नहीं है। सही बात है, जब तक कि कारण स्पष्ट नहीं होगा, तब तक
उसका उपचार नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले निदान फिर उपचार। इसलिए सबसे पहले निदान होता है फिर उसका उपचार। निदान का मतलब क्या है? डायग्नोस, है ना? सबसे पहले उसमें कारण को पता लगाया जाता है, फिर उपचार के माध्यम से उसका समाधान किया जाता है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण किस पर आधारित होता है? क्या पूछा है प्रश्न? उपचारात्मक शिक्षण किस पर आधारित होता है? ऑप्शन है अनुमान पर, पाठ्य पुस्तक पर, निदानात्मक निष्कर्ष पर, समय सारणी पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक निष्कर्ष पर। उपचारात्मक शिक्षण किस पर आधारित होता है? निदानात्मक निष्कर्ष पर। इसका व्याख्या, उपचारात्मक शिक्षण अंधाधुंध नहीं किया जाता। क्या बताया इसमें कि उपचारात्मक शिक्षण जो है अंधाधुंध नहीं किया जाता। यह पूरी तरह उस जानकारी पर आधारित होता है जो निदान से प्राप्त हुई हो। ये जो उपचारात्मक शिक्षण है वो पूरी तरह उस जानकारी पर आधारित होता है जो निदान से प्राप्त हुई हो। सही बात है, इसका मतलब ये है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है अंधाधुंध नहीं किया जाता। इसका वजह ये है कि जब तक कि निदान से समस्या की, है ना, जानकारी प्राप्त नहीं होगा, तब तक के उपचारात्मक शिक्षण नहीं दिया जा सकता, है ना? इसीलिए ये पूरी तरह किस पर आधारित होता है ये? निदानात्मक शिक्षण से प्राप्त जानकारी पर। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण में किस प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है? क्या पूछा है प्रश्न? उपचारात्मक शिक्षण में किस प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती हैं? ऑप्शन है सामान्य, कठोर, व्यक्तिगत एवं विशेष, केवल, व्याख्यान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत एवं विशेष। उपचारात्मक शिक्षण में किस प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है, ऐसा पूछा था। तो उपचारात्मक शिक्षण में व्यक्तिगत एवं विशेष प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है। इसका व्याख्या, हर बच्चे की समस्या अलग होती है। सही बात है। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण में अलग अभ्यास, सरल भाषा, व्यक्तिगत ध्यान सभी दिया जाता है ना भाई? क्या बताया इसमें कि हर बच्चे की समस्या जो है अलग होती है। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण में अलग अभ्यास किया जाता है, सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है और व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण है? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण है? ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित। उपचारात्मक शिक्षण जो है बाल केंद्रित शिक्षण है। इसका व्याख्या, यह शिक्षण बच्चे की आवश्यकता, गति और क्षमता के अनुसार किया जाता है। इसलिए यह पूर्णतः बाल केंद्रित है। क्या बताया इसमें कि यह शिक्षण जो है, उपचारात्मक शिक्षण जो है, बच्चे की आवश्यकता, गति और क्षमता के अनुसार किया जाता है, इसलिए यह पूर्णतः बाल केंद्रित होता है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख साधन क्या है? क्या पूछा है? उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन है दंड, पुनः शिक्षण, अंक, तुलना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख साधन क्या है? पुनः शिक्षण। इसका व्याख्या, पुनः शिक्षण द्वारा गलतियाँ सुधारी जाती है, अवधारणाएँ स्पष्ट की जाती है, आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। जब हम दोबारा बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना? तो उसमें क्या किया जाता है? गलतियों को सुधारी जाती है, अवधारणाएँ को स्पष्ट किया जाता है और बच्चों की आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे जल्दी से सीख सकें। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का परिणाम क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन है भय, असफलता, सीखने में सुधार, अनुशासनहीनता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने में सुधार। उपचारात्मक शिक्षण का परिणाम क्या होता है? सीखने में सुधार होता है। इसका व्याख्या, उपचारात्मक शिक्षण से बच्चा बेहतर समझता है, सही ढंग से सीखता है, सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाता है। क्या बताया इसमें कि उपचारात्मक शिक्षण से बच्चा जो है बेहतर समझता है, सही ढंग से सीखता है, इसके साथ ही सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भाग 3। भाग 3 में संयुक्त प्रश्न रहेगा, किसका? निदानात्मक शिक्षण का और उपचारात्मक शिक्षण का। चलिए अगला प्रश्न, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का सही क्रम क्या है? क्या पूछा है प्रश्न? निदानात्मक शिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है उपचार फिर निदान, निदान फिर उपचार, मूल्यांकन फिर उपचार, परीक्षा फिर निदान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
सबसे पहले निदान, उसके बाद उपचार। तो निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का सही क्रम क्या है? सबसे पहले निदान, उसके बाद उपचार। इसका व्याख्या, बिना कारण जाने समाधान असंभव है। एकदम सही, बिना कारण जाने हम उसका समाधान नहीं कर सकते, यह असंभव है ना भाई? कारण ही पता नहीं रहेगा तो फिर उसका समाधान कैसे कर पाएँगे? इसलिए सबसे पहले निदान फिर उपचार। इसलिए सबसे पहले कारण को जानना है, उसके बाद उसका उपचार करना है। अगला प्रश्न, कमजोर विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण कौन-सा है? कमजोर विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण कौन-सा है? ऑप्शन है सामान्य शिक्षण, व्याख्यान शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, परियोजना विधि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपचारात्मक शिक्षण। कमजोर विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण होता है। इसका व्याख्या, कमजोर विद्यार्थी विशेष ध्यान चाहते हैं। कमजोर विद्यार्थी जो है विशेष ध्यान चाहते हैं, जो केवल उपचारात्मक शिक्षण से संभव है। सही बात है। कमजोर जो विद्यार्थी हैं, उस पर शिक्षकों को विशेष ध्यान देना पड़ता है, जो कि उपचारात्मक शिक्षण से संभव होता है। अगला प्रश्न, निदानात्मक शिक्षण वैज्ञानिक क्यों माना जाता है? इसमें क्या पूछा है कि निदानात्मक शिक्षण को वैज्ञानिक क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन है अनुमान पर आधारित, कारण परिणाम पर आधारित, परंपरा पर आधारित, अनुभव पर आधारित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारण परिणाम पर आधारित होता है। कौन? निदानात्मक शिक्षण, इसलिए इसे वैज्ञानिक माना जाता है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसका है? उपचारात्मक शिक्षण में सबसे अधिक महत्व किसका है? ऑप्शन है समय, पाठ्यक्रम, बालक की आवश्यकता, परीक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालक की आवश्यकता। उपचारात्मक शिक्षण में सबसे अधिक महत्व बालक की आवश्यकता का होता है। अगला प्रश्न, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या पूछा है प्रश्न? निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है परीक्षा परिणाम, अनुशासन, प्रभावी एवं स्थायी अधिगम, पाठ्यक्रम समाप्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी एवं स्थायी अधिगम। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम लक्ष्य होता है प्रभावी एवं स्थायी अधिगम। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यह क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, है ना? यदि यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सीजी टेट और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।